संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। और लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितना अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। पहली अनुसूची जो है, जैसा कि तुम लोग को पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं, जो पहली अनुसूची है वो राज्य और संघ राज क्षेत्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? राज्य और संघ राज क्षेत्र को। और जो दूसरी अनुसूची है वो संघ के जो पदाधिकारी हैं या उनको मिलने वाले वेतन भत्ते या पेंशन या अन्य सुविधा को भी बताता है। तीसरी अनुसूची जो है वो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान, यानी जो किस तरह से वो शपथ लेंगे, किस वो सारे बातें हैं। और चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज क्षेत्र जो है, जैसे जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुदुचेरी के जो राज्य हैं उनके सभा प्रतिनिधित्व का वर्णन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी और पांचवी अनुसूची में जो SC ST के जो क्षेत्र होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उसके क्षेत्र के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन वगैरह के लिए भी जो निजी पक्षकारों के अंतरण जो कोई भी ऐसा मैटर आता है जो कि SC ST के फेवर में हो या उससे रिलेटेड हो, जैसे चाहे वो जमीन का मामला हो, चूंकि SC ST का कुछ जमीन, जैसे आदिवासियों का कुछ जमीन है, वो आदिवासी का जो कुछ जमीन है वो क्या होता है, वो आधिकारिक उसका नहीं रहता। आदिवासी का जो कुछ जमीन है वो क्या रहता है, वो उसका अपना ये नहीं रहता है कि उसका कोई कागज पत्र तो होता नहीं है। तो आखिर उस जमीन का उसका अधिकार होना चाहिए या वो जमीन सरकार के नियंत्रण में कैसे। छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। किसमें? छठी अनुसूची में। किस किस राज्य में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जो है प्रशासन किस तरह से होगा। ये जो देखो, ये जो राज्य था ना, ये जो राज्य था वो जो है इनको 7 बहनें क्या कहा जाता था? ये 7 बहनें कहा जाता था। ये पूर्वोत्तर के जो राज्य थे ना, इनको क्या कहा जाता था? 7 बहनें। तो ये जो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में। किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में। अगर हम बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची की, तो केंद्र और राज्य के बीच जो भी शक्ति का विभाजन होगा, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होगा, उनके बारे में ये बताया गया। हम जानते हैं कि हमारी जो शक्ति का विभाजन है वो 3 स्तर पे होती है: संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र के विषय होते हैं, राज्य सूची में राज्य के विषय होते हैं और समवर्ती सूची में एक ऐसा विषय होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इस विषय के अंतर्गत आते हैं। तो जो संघ सूची है उसमें कुल 97 विषय थे। कितने? 97 विषय थे, लेकिन अभी उसमें 98 है का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको आज होता है? संघ को। किसको होता है? संघ को। उधर मार्कर होगा, उस पर कानून। राज्य सूची में कुल कितने विषय होते हैं? 66 विषय राज्य सूची में, 97 विषय संघ सूची में, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य द्वारा होता है। और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय, कितने विषय हैं? 47 विषय थे। वर्तमान में 47, लेकिन अभी कितने हैं? 52 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से तो तुम लोगों ने क्या जाना कि कौन से विषय कैसे हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें संघ सूची में कितने विषय? 97। कितने विषय? 97। उसके बाद जो राज सूची में 66 और जो समवर्ती सूची है उसमें 47। ये जो है वो मूल संविधान में थे, जो पहले जो थे, लेकिन अभी इसमें परिवर्तन देखने को मिला है। इसमें ये 98 हो गया है और ये जो 66 है वो 59 हो गया है और जो 47 है वो 52 हो गया। क्लियर है? कहने का मतलब है कि जो संघ सूची है वो पहले 97 था, वो कितना हो गया है? 98। ठीक है, जो संवर्ती सूची था वो जो राज्य सूची था वो 66 था, वो कितना हो गया है? 59। और जो समवर्ती सूची है जो 47 है वो कितना हो गया है? 52 हो गया है। इस प्रकार जो है सूचियों में
अदल बदल होता है, सूचियां बढ़ती है घटती है, क्योंकि यह जो विषय हो जाता है, कोई भी ऐसा मुद्दा जो राज्य स्तर पर नहीं होना चाहिए वो केंद्र स्तर पर होना चाहिए, वो संघ में आ जाता है, एक कानून संशोधन करना पड़ेगा। संघ सूची में कोई विषय है तो वो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, और अंतिम रूप से राष्ट्रपति द्वारा वो हस्ताक्षरित होके क्या बन जाएगा? वो कानून बन जाएगा। राज्य सूची का विषय है तो वो जो है राज्य बनाएगी, विधानसभा, विधान परिषद वो बनाएगी। और जो संवर्ती सूची है वो दोनों मिलके, दोनों जब वो निर्णय देंगे बनाने के लिए, तभी जो है समवर्ती सूची का विषय बनेगा। अब मैटर ये आता है कि कौन से विषय, जो बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विषय है जो आते हैं समवर्ती में, राज्य में कौन कौन से विषय आते हैं। तो देखो यहाँ पे पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय है। ये किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय है। खास करके इसमें पूछा जाता है पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में, पुलिस के बारे में। ये सब जो है ना, ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। यानी राज्य सूची में जो विषय है उनमें से ये विषय, पुलिस, जैसे पुलिस मान के चलो, जो भी पुलिस होता है, राज्य का पुलिस, वो किसके अनुसार से चलती है? सीएम के अनुसार से। किसके अनुसार से? गृह मंत्रालय के अनुसार से। उसके बाद यहाँ की जो स्वच्छता है, ठीक है, वो चूंकि स्वच्छता, जो यहाँ पे स्वास्थ्य है, सफाई वगैरह है, ये सारा विषय किसका हो जाएगा? राज्य सूची का विषय आ जाएगा। चाहे वो व्यक्ति कर हो, गैस हो, कृषि हो, रेलवे पुलिस। देखो रेलवे पुलिस की बात कर रहे हैं, रेलवे नहीं, रेलवे पुलिस, कारागार, जेल हो गया, ये सारा राज्य सूची में आता है। उसके बाद रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, ये संघ सूची का विषय है। ये इस पर जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई कानून होगा वो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। कौन? जैसे मान के चलो आईटी वाला कोई मामला हो, आईटी सेक्टर का जो भी देखते हो, जैसे तुम लोग देखते हो मोबाइल का बिल, है ना, मोबाइल का बिल कौन तय करता है? राज्य तय करता है कि केंद्र तय करता है? केंद्र तय करता है। देखते हो कि पहले 10 रुपए में हमारा रिचार्ज हो जाता था, अभी 35 लगता है शायद। ठीक है, अब रिचार्ज बढ़ गया। ये सारा आईटी सेक्टर का जो भी मामला है वो केंद्र तय करेगा। चाहे वो शेयर मार्केट हो, कि शेयर मार्केट हो, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड सारा चीज जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, शेयर मार्केट का जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? सेबी। तो वो सारा चीज कौन करेगा? वो केंद्र के निगरानी में होगा। पोस्ट ऑफिस वो केंद्र के जानते ही हो। बचत बैंक हो गया, जनगणना, कोई भी जनगणना होगा वो केंद्र में होगा, केंद्र हुई करेगा। जैसे 2011 का सेंसस हुआ होगा तो वो हालांकि उसका भी क्लियरेंस नहीं आया है, लेकिन सारा जनगणना कौन करेगा? वो केंद्र करेगी। उसका पैसा वगैरह ये देना केंद्र ही करेगी। ठीक है, जिससे अभी जो मैटर आ रहा है जाति आधारित जनगणना का, एक मैटर आ रहा है, तो उस मैटर में ना, या कोई भी स्टेट, अभी एक केंद्र एक दे दिया गया है कि कोई भी स्टेट आप जो है, अगर मान के चलो तुम जाति आधारित जनगणना करोगे तो तुम अपने राज्य जो है अपना कर सकते हो, इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ राशि है उसके लिए वो मदद किया जाएगा कि ताकि आप उसको करो। चूंकि ये विषय तो है किसका? संघ का है, लेकिन जनगणना तो कराना है। लेकिन इससे फायदा, राज्य सरकार सोचती है कि हमको इससे फायदा होगा, हम जो इकोनॉमिकल रूप से जो बैक लोग हैं उनको जो मुख्य धारा में लाने के लिए हम जाति जनगणना करेंगे, तो राज्य कर सकती है, इसमें जो है केंद्र सहयोग करेगी। अब आर्थिक योजना, आपराधिक मामला, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, ये सारा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का। कोई इकोनॉमिकल कोई योजना होगा, जैसे मान के चलो कोई भी योजना जो तुम्हारे आर्थिक गतिविधि से रिलेटेड है, जैसे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत टॉयलेट वगैरह बनवाया जाता था, ये आर्थिक योजना है। या कोई मुद्रा योजना हो गया, या जन धन खाता योजना हो गया, कोई भी इस तरह का योजना हो, ठीक है, जो तुम्हारे इकोनॉमिकल कंडीशन से जुड़ा हुआ, वो समवर्ती मामला हो जाता है। उसके बाद कोई भी आपराधिक मामला हो गया, मान के चलो कोई ऐसा जैसे 3 तलाक, क्या हो गया? 3 तलाक। तो 3 तलाक, कोई बिल हो गया, या कोई ऐसा बिल हो गया जिससे कि मान के चलो कि अपराधी को संरक्षण ना मिले, उनको बढ़ावा ना मिले, इस तरह का। या कोई ऐसा और कुछ कोई बिल ऐसा हो गया जिससे कि व्यापारिक क्षति होती है। तो इस तरह का जो है कोई भी बिल लाएगा तो वो आपराधिक मामला, वो समवर्ती का हो गया है। बट राज्य सरकार को उसमें पूछा जाएगा कि आप इस बिल के सहमत में हैं, तो उनको सहमत करवाना पड़ेगा केंद्र सरकार को। जनसंख्या नियंत्रण है, अब बताओ कोई राज्य बोलेगा कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, चलेगा? सब राज्य चाहता है कि हम जनसंख्या नियंत्रण करें। तो उसको ये परिवार नियोजन ऐसे, ये देखो, ये परिवार नियोजन बाध्य नियोजन नहीं है।
1952 में परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट चला था, लेकिन परिवार नियोजन बाध नियोजन नहीं है कि तुमको परिवार नियोजन कराना ही पड़ेगा, ये कोई बात नहीं है, बट एक लोभ, एक प्रलोभन दिया जाता है 1952 में ये, मतलब हाँ, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है महिला का नसबंदी किया जाता है, वही परिवार नियोजन है। ठीक है, अब जब बायोलॉजी में नहीं पढ़े हो, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, है ना, पुरुष नसबंदी भी होता है। ठीक है, तो परिवार नियोजन में हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को जो है काट करके मोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो बच्चे होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलेगा ये समवर्ती सूची है, राज्य का ना हस्तक्षेप जरूरी है, राज्य भी चाहती है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा मिले। अब शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, तुम अभी देख रहे हो कि अभी जो एजुकेशन का जो नया नया जो रूल्स, नया नया एजुकेशन सिस्टम आया है, वो एजुकेशन सिस्टम क्या राज्य सहमत होगा तभी ना, राज्य को सहमत कराना पड़ेगा कि हमारी जो, देखिए हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारी शिक्षा नीति इस तरह की है, अब इस तरह की शिक्षा नीति है, उसमें आप जो आइए सहयोग करिए, ठीक है, और एक्सेप्ट करिए। तुम लोग देख रहे हो अभी जो बीएड का जो प्रोसेस चल रहा है, 4 वर्षीय बीएड निकल गया ना, 4 वर्षीय बीएड हो गया। 4 वर्षीय बीएड मान के चलिए वैशाली जिला में, मुजफ्फर में, दरभंगा के कुछ कॉलेजों में, मधेपुरा में भी है 4 वर्षीय बीएड। अच्छा, कहाँ पे है पता नहीं, तो वहां पे 4 वर्षीय बीएड हो गया, तो अब तुम जो बीएड 4 वर्षीय कर सकते हो आराम से, इजी। तो इस तरह के जो रिलेटेड है, जो शिक्षा से रिलेटेड है, वो सारे समवर्ती सूची में आएगा। किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। उसके बाद वन हो गया, या विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, कोई तलाक, अभी मैटर है तलाक, 3 तलाक वाला मुद्दा, वो समवर्ती सूची में आ जाता है। अब मान के चलो वहां पे भी, हाँ, गोद लेना, किसी को गोद लेना, ये तो नॉर्मल बात है, किसी को हम गोद लेंगे तो, कोई भी व्यक्ति को अनाथ आश्रम से गोद लोगे या कहीं से गोद लोगे, तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, कि हम कैसे गोद ले, ऐसे नहीं कि रोड पे चलते हुए आदमी को गोद ले लिया, उसको पालने लगे, ये फिल्मी स्टाइल नहीं होनी चाहिए कि हम चलो रोड पे गए पाल लिए बस, अब फिर उसका जवान होगा भाग जाएगा, समझ रहे हो। तो गोद लेने का एक तरीका होना चाहिए, और ये एक्चुअली में गोद कहाँ से लेना चाहिए, सरकार भी प्रमोट करती है, गोद कहाँ से लो, गोद किसी हॉस्पिटल से नहीं लेना है, अनाथ आश्रम से गोद लेना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं और वहां से देखते हैं बच्चे को, कहीं ना कहीं केयर कर लेते हैं, कोई बच्चा नहीं, बेटी उटी को केयर कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें करना कहाँ से चाहिए? अनाथ आश्रम से। अनाथ आश्रम से अगर जैसे ही लोगे तो तुमको तुम्हारा पहले इनकम देखा जाएगा कि क्या तुम इस बच्चे को सही से रख पाते हो कि नहीं, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी मानसिकता क्या है, ठीक है, तुम्हारा जो चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है, सबको तुमको समझना पड़ेगा, तब वो तुमको बच्चे को हैंड ओवर करेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है उचित भी बनता है ना। नहीं तो मान के चलो कि कोई जो है अनाथ आश्रम से बच्चे को ले जाए और उसके साथ जो है गलत काम करवाने लगे, ये भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है कि अनाथ आश्रम से बच्चे को ले जाए और उसको भीख मंगाए रोड पे और पैसा कमाए, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि इसीलिए ये जो कानून बना उससे रिलेटेड, वो समवर्ती सूची में आता है। उसके बाद 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन अनुसूची? 8वीं अनुसूची। कौन अनुसूची जी? इसमें मूलतः 14 भाषा था। 8वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको हर एक बार, चूंकि भाषा का ना विवाद, जानते हो भारत एक ऐसा देश है जहां पर काफी ज्यादा भाषा, हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है, और अलग अलग भाषा वाले क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, और भाषा के आधार पर तुम देख रहे हो देश का जो विभाजन हुआ है, ठीक है, तो वो भाषा के आधार पर ही कहीं ना कहीं विभाजन कुछ कुछ देखने को मिला। देश का विभाजन नहीं बोलेंगे, राज्य का बंटवारा जो हुआ है वो अलग अलग तरीकों से देखने को मिलेगा। जैसे कि मान के चलो सबसे पहला जो है भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश। कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। 1956 1956 में हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चुनाव अभियान में थे, तो उसी समय में सबको ये बोल रहे थे कि नहीं, हम ना जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे एक नया स्टेट बनाएंगे, नया स्टेट बनाएंगे। वादा किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जब वादा किए थे तो उसको निभाने के लिए तो फिर लोग सड़क पे आएगा ना। तो फिर लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि अगर हम एक राज्य को अगर ये कर दे कि भाषा के आधार पे इनका अलग अलग हो जाएगा, तो फिर जो है, तो फिर क्या होगा कि सभी राज्य जैसे अलग अलग भाषा के आधार पे बोलेगा, मांग करेगा। जैसे मान के चलो मांग किया, हो तो गया, वो एक का असर प्रभाव कई जगहों पे पड़ गया। 1956 में रामुल्लू एक व्यक्ति था जो
समाज सेवी है, 56 दिन 56 दिन का अनशन किया। कितना दिन का? 56 दिन का अनशन किया, और अनशन करने के बाद भूख हड़ताल पे रह गया और मर गया। उसके बाद जो है पूरा आंध्र प्रदेश में पूरा माहौल गर्म हो गया और सरकार को अंततः झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश राज्य का अलग सा गठन करना पड़ा। फिर देखो 1 मई 1961 को गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात के लिए गुजराती भाषा के लिए गुजराती और हिंदी भाषा के लिए गुजरात हो गया, मराठी भाषा के लिए मराठा हो गया। उसी तरह पंजाब चंडीगढ़ हो गया। बात समझ रहे हो? तो ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने से कहीं ना कहीं समस्या है, क्योंकि संसाधन अलग हो जाएगा, विचार अलग हो जाएगा, लोगों की भावना अलग हो जाएगी। ये जो सारी जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम भाषाओं को भाषा के आधार पर देश को ना देखें, बल्कि मानवता के आधार पर देश को देखें। अब हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रधान देश है, जिसमें जो है कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे धर्म हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अनेकता में एकता के कॉन्सेप्ट को चलाते हैं। इसीलिए जरूरी है हम भाषा को ना समझे, भाषा को महत्व। कोई भी सरकार भाषा को प्रमोट करती है, इसलिए नहीं प्रमोट करती है कि वो हमारे राज्य का एक अंग बने, इसलिए प्रमोट करती है कि हमारा जो राज्य है वो भाषा को समझे, वहाँ के बच्चों को हमारे भाषा का अस्तित्व बरकरार रखे, ठीक है। भाषा के आधार पे राज्य का पहचान नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये सोच होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले जब संविधान बना था तो उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में देखो 1967 में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में कोकनी, नेपाली और मणिपुरी को 71वां संविधान संशोधन द्वारा, और 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली को और तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा तथा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान है वो निरंतर संशोधन करता जा रहा है, ठीक है। और ताकि जो है कुछ भाषाओं को, मतलब जो मुख्य भाषाएं हैं, जो मुख्य भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम अपनी अनुसूची में ले जाएं। तुम कभी भी कोई एग्जाम दोगे ना तो तुम्हारे पास इस 22 भाषा का ऑप्शन आएगा कि तुम किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे, हाँ वो तो है ही, वो तो आपके नहीं, वो तो एरिया वाइज है। जो तुम्हारे जो तुमको फोन कॉल आता है ना, वो एरिया वाइज है, क्योंकि हर एक एरिया में हिंदी अंग्रेजी ये दो चलता है। तो इसीलिए तुमसे ये बताया कि हिंदी में सुनने के लिए 3 दबाएं और अंग्रेजी में सुनने के लिए 4 दबाएं, वो तो एरिया वाइज। वही अगर कोलकाता में वही फोन कॉल आएगा तो तुमको ये पूछा जाएगा बंगाली में सुनने के लिए 1 दबाएं, हिंदी में सुनने के लिए 2 दबाएं, अंग्रेजी में सुनने के लिए 3 दबाएं। बात समझ रहे हो? ये एक एरिया वाइज वो आता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो मैथिली है, क्या है? मैथिली है। तो मैथिली को भी क्या किया गया है? उसको क्या किया गया है? उसको 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। इसलिए तुम लोग देखते होगे मैथिली में भी कई लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन तुम इन 22 भाषाओं में एग्जाम आराम से दे सकते हो। तो 9वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे ये भी पूछेगा कि जो मैथिली को किस संशोधन के द्वारा 92 संविधान 2003 में उनको जो है भाषा का दर्जा दिया गया, 22 भाषाओं में उसको, मतलब 8वीं अनुसूची में उनको सम्मिलित किया गया। कौन कौन है? संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो। संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का ये उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं 9वीं अनुसूची में। विशिष्ट अधिनियमों विनियमों का कहने का मतलब है विधि मान्यकरण है। यानी इसमें क्या है? इसमें ये है कि जो स्पेशल एक्ट है, नए नए जो नियम बनेंगे उस पर यह इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मान के चलो कोई भी नया नियम बनेगा ना, चाहे वो कोई भी संशोधन करो, वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। किसमें? 9वीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये 9वीं अनुसूची बाद में शामिल किया गया। तुमको पहले भी बता चुके हैं हमारा मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8। अब कितने हैं? 12। तो ये 8 अनुसूची तक तो ठीक है, लेकिन अब जो नया जो अनुसूची बना है वो कहीं ना कहीं संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? संशोधन हुआ है, ठीक है। संविधान संशोधन जानते हो, संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 के तहत ये प्रक्रिया चलती है।
तो 9वीं अनुसूची में क्या है कि नए नए नियम आएंगे, और ये नियम लाया कौन? जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में संशोधन करके। ठीक है, अब आगे हम बात चलते हैं कि वर्तमान में इस अनुसूची में 282 एक्ट है। अब बताओ 9वीं अनुसूची में कितने एक्ट होंगे? अच्छा, 9वीं अनुसूची जोड़ा ही गया है इसीलिए कि जो जो रूल है, जो जो कानून है, वो सब इसमें डालते जाओ। समझ रहे हो? कोई नया नियम है उसमें डाल दो, कोई नया रूल है उसमें डाल दो, क्योंकि इसमें चूंकि अब देखो, अब तुम अगर भाषा से रिलेटेड अगर तुम करोगे तो तुमको तो 8वीं अनुसूची में तुमको डालना पड़ेगा। लेकिन कोई नया एक्ट करोगे, नया नियम है, मान के चलो कोई भी नया नियम है, तो वो तुमको किस में डालना पड़ेगा? 9वीं अनुसूची में। इसमें कुल कितने एक्ट हैं, अधिनियम है? 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से रिलेटेड है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि हमारी जो शासन यहाँ पे है वो दलीय व्यवस्था के आधार पे चलती है। होता क्या है, मान के चलो कोई भी बहुमत प्राप्त जो दल होता है, ठीक है, तो वो जब तक उनका शपथ ग्रहण नहीं होता है, शपथ ग्रहण, तो जब पता चलता है कि चुनाव मैंने जीत गया, तो उसके बाद जो है शपथ का जो समारोह होता है वो 5-6 दिन के बाद होता है। तो इस दरमियान में कोई फेरबदल ना हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं हो जाए कि खरीद बिक्री ना हो जाए विधायकों की, सांसदों की। इस समस्या से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग के लिए भी एक टेंशन था, और इस समस्या से निजात पाने के लिए दल बदल विरोधी अधिनियम एक्ट चला, जिसको 10वीं अनुसूची में डाला गया है। इसमें ऐसे ऐसे कानून है, किसी दिन मैं जब उसी टॉपिक पे बताऊंगा तब बताएंगे इसमें कौन कौन से कानून है जिसके आधार पर किसी भी विधायकों की या सांसदों की सदस्यता रद्द हो सकती है। ये तुमको देखने को मिलेगा, अगर तुम न्यूज देखे होगे तो ये देखने को महाराष्ट्र में मिलेगा। एक शिंदे है, और एक उधर जो है शिवसेना का जो एक गुट है वो शिंदे में चला गया, ठीक है, एक नाथ शिंदे, और उधर तुमको शिवसेना का जो अपना है, क्योंकि पहले शिवसेना का एक अपना वो था, लेकिन उसमें क्या है 2/3 सदस्य, अगर शिवसेना को का जो 2/3 विधायक जो है वो जो है कोई दूसरा ग्रुप बना ले, कोई दूसरा पार्टी बना ले, तो वो मान्यता उसको हो जाएगी। ठीक है, तो ये विधायकों का जो फेरबदल है ये जो है इसकी एक रूल है, और वो जो है वो रूल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में, कि ताकि विधायकों की जो है